यहां पे एक खबर फिर से हलचल मच गई है क्योंकि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं 3 मुल्कों पर। एक इराक के कुछ इलाके हैं, वहां पे ड्रोन दागे गए हैं और ये कुर्द इलाके हैं जहां पे उनकी एक आजादी की मूवमेंट भी चल रही है और यहां पे इन्हीं एरियाज में कुछ अमेरिका का और इसराइल का इन्फ्लुएंस भी है। दूसरा, इन्होंने ईरान ने मिसाइल और ड्रोन जो दागे हैं आलमी मीडिया के मुताबिक वो कुवैत पर दागे हैं और बहरीन पर दागे हैं और जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इनको रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जो ईरानी हथियार हैं उनको हवा में तबाह किया जा रहा है और ईरान ने पूरी एक लहर चलाई है मिसाइलों की और ड्रोन्स की इन 3 कंट्रीज की जानिब। ये हुआ क्यों? जनूबी ईरान का जजीरा कशम है, वहां पर धमाकों के बाद ये उसके रद्द अमल के तौर पे हुआ है। समुद्र में भी कुछ झड़पें हुई हैं, कुछ जहाज भी जो है उनको नुकसान पहुंचा और उसके बाद फौरी तौर पे ईरान का रद्द अमल सामने आया। लेकिन ईरान ने अब तक का एक सबसे खौफनाक स्टेटमेंट दे दिया है। ये स्टेटमेंट उस नौयत का है जिस नौयत का स्टेटमेंट हम डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुनते थे। ईरान की IRGC का बयान है ये और रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उनका ये स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं मारो और भाग जाओ, हिट एंड रन। इसका दौर अब खत्म हो चुका है। किसी भी नई हमाकत का जवाब एक ऐसे जलजले जैसे इबरतनाक और फैसला कुन रद्द अमल से दिया जाएगा जो तयशुदा कवानीन और हुदूद से कहीं आगे निकल जाएगा। हम खित्ते में तमाम जारहियत पसंदों के हेडक्वार्टर्स और मफादात को राख के ढेर में तब्दील करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। यह बड़ी खौफनाक धमकी है। यानी जब से यह लड़ाई चल रही है तब से लेकर अब तक ईरान ने जितनी धमकियां दी हैं ये धमकी उनमें सबसे खतरनाक है। जलजले जैसा रद्द अमल का मतलब यह है कि बहुत हैवी किस्म की बम्बारमेंट की वो बात कर रहे हैं और जलजला तभी आता है जब कोई आप एटमी धमाका करते हैं। वैसे ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि ईरान की एटमी सलाहियत कहां तक है। देखिए, इसके बारे में अब कोई नहीं जानता। जब तक ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, जंग से पहले का वक्त था, तब तक सबको पता था कि ईरान का एटमी मवाद कहां पे है। जिस वक्त अमेरिका ने और ईरान ने 2025 में जून में बमबारी की ईरान के ऊपर, उसके बाद से लेकर मामला खराब होने शुरू हुए। ईरान ने दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए लेकिन फिर से उनके ऊपर बमबारी कर दी गई। तब से लेकर अब तक किसी ने ना उस यूरेनियम को देखा, ना उसकी मिकदार, ना वो कहां पड़ी है, ना वो किस हालत में है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, गुज़िश्ता लगभग 1 साल से दुनिया नहीं जानती। और ईरान 60% यूरेनियम को अफसूदा कर चुका था। अब ईरान को सिर्फ चंद हफ्ते चाहिए या आप 1 महीना लगा लें कि ईरान इसी यूरेनियम से एटम बम बना सकता है। उसके अंदर यह सलाहियत है। इसको मजीद अगर वो यूरेनियम को अफसूदा कर लेता है तो वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा जिसके बाद वो इसको एटमी मवाद में कन्वर्ट करके अपने मिसाइलों के साथ लॉन्च कर सकता है। तो क्या ईरान ने ये कर लिया? ये एक सवाल है, दुनिया के पास इसका जवाब नहीं है क्योंकि आपने देखा ही नहीं है कि वो कहां गई। जो आलमी निगरानी का इदारा है IAEA, वो लोग तो बाखबर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये कहां गई ईरान की यूरेनियम और किस जगह पड़ी हुई है और उसके साथ अब क्या हो रहा है और वो किस हालत में है। ये अमेरिकन ने और अमेरिकी तजियाकारों ने, दिफाई तजियाकारों ने इस बात के बारे में बात भी की थी और उन्होंने कहा था कि हम अब नहीं जानते, हम एक अंधेरे में हैं इस यूरेनियम के हवाले से। तो ईरान का ये स्टेटमेंट जो है ये इतना सादा नहीं है। मार्को रूबियो ने इस जंग के बाद पहली मरतबा अमेरिकी सेनेट के सामने स्टेटमेंट दिया। एक तो बात उन्होंने गलत की, गलत बयानी का उन्होंने मुजाहरा किया। एक बात पे उन्होंने कहा जी कि ईरान में हमने हथियार फराहम नहीं किए और हम इसके खिलाफ हैं कि ईरान के रजीम को तब्दील करने के लिए वहां लोगों को हथियार दिए जाएं। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने माजी करीब में खुद एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने हथियार फराहम किए लेकिन वो काम नहीं हो सका, बल्कि उन्होंने कुर्दों से शिकवा भी किया कि हमने उन्हें हथियार दिए और उन्होंने उन हथियारों को उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने वो वीलॉग भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रैंक हो गया, कुर्दों ने हथियार ले लिए अमेरिकन से लेकिन उन हथियारों को उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि ईरान में रजीम तब्दील किया जाए। मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल को और अमेरिका को काफी कामयाबी मिली है। और एक और बात जो उन्होंने की जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान पर पाबंदियां आबना हुर्मुज के खुलने के बाद भी खत्म नहीं की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है। अभी मुतालबा सबसे बड़ा यही है ना, एक तो आबना हुर्मुज को खोलो और दूसरा जो जौहरी मामला है उनके ऊपर हमारे साथ मुज़ाकरात करो। तो इसके बावजूद वो कह रहे हैं जी कि हम ईरान के ऊपर से पाबंदियां खत्म नहीं करेंगे। अगर ईरान ने जौहरी हथियार बना लिए तो वो शुमाली कोरिया की तरह हो जाएंगे, वो इसराइली रियासत को तबाह कर देंगे और आप उनके जौहरी हथियारों की वजह से उनका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये बात तो ठीक है। देखें, शुमाली कोरिया एक कमजोर मुल्क था और उसके ऊपर भी हमला होना था और उसकी तबाही जो है वो पक्की थी कि उनको बहुत बुरी तरह मार पड़नी थी, लेकिन उन्होंने एटमी धमाका कर दिया। अब जब से उनके बाद एटम बम बना है उसके बाद से वो मिसाइल बनाते हैं तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। शुमाली कोरिया को बाहर से मारना, फौजी ताकत के जरिए जेर कर लेना अब ये मुमकिन नहीं रहा। तो इसी तरह मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर ईरान ने एटमी धमाके कर दिए या एटमी तजर्बा कर लिया
तो उसके बाद जब चाहेगा वो इसराइल को तबाह कर देगा और खित्ते के अंदर जो बालादस्ती है वो अमेरिका की खत्म हो जाएगी। फिर ईरान के ऊपर अटैक करना कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्वेटा में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। कोयले की एक कान में मेहनत कश काम कर रहे थे। ये ज्यादा लोग जो है ये खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, क्योंकि बड़ी हार्ड किस्म की इसकी मजदूरी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहां पे। और पहले भी ये वाकयात होते रहे। एक कान के अंदर धमाका हुआ और अब तक की इतला के मुताबिक 35 से ज्यादा लोग वहां पे अंदर मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर शहीद हो गए। बीबीसी ने जो आखिरी खबर दी उसके मुताबिक 18 से ज्यादा लाशें निकाली जा चुकी हैं और बदस्तूर लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। कोई बैनुल-अक़वामी सेफ्टी प्रोसीजर्स जो है या जो इंतजामात किए जाते हैं वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रेस्क्यू के लिए जो बेहतर इंतजामात हो सकते हैं वो भी नहीं है। हालांकि करोड़ों अरबों रुपया यहां से कमाया जाता है, प्राइवेट लोग भी कमाते हैं, सरकार भी कमाती है, लेकिन मजदूरों को, मेहनत कशों को हमेशा मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इन्हें ऐसा सामान या रेस्क्यू की चीजें भी नहीं दी जाती कि उनकी जानें बाद में बच सके। तो पैसे वाला पैसा निकालता है और कोई परवाह नहीं है कि गरीब मरता है तो मरे। अफसोसनाक वाकया है। इसके ऊपर जो मजीद तफसीलात आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाजरीन, मोहसिन नकवी ने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर मायूसी जाहिर की है। सादी बात यह है, मोहसिन नकवी नुमाइंदा है आसिम मुनीर का, और आसिम मुनीर के दिल के करीब अगर कोई एक आदमी है पूरे पाकिस्तान में जिस पे आसिम मुनीर का सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो मोहसिन नकवी है। अब सबसे काबिल भरोसा आदमी है और वो गिले और शिकवे कर रहा है और इस तरह के जुमले बोल रहा है जो इस वक्त की हुकूमत को सूट नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझने से पहले ये 6-7 नुक्ते जो मोहसिन नकवी ने बोले हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली इस बातचीत में और इसके बाद जो सहाफियों के साथ बातचीत हुई उसमें बेसिकली मोहसिन नकवी ने कहा क्या, लुब्बे लुबाब क्या है। एक पॉइंट ये है कि सिस्टम यानी निजाम ये कोलैप्स हो गया है, यानी निजाम तबाह हो गया है, उसमें कुछ नहीं बचा और इसे रीसेट करना होगा, यानी दोबारा से पूरे निजाम को बनाना पड़ेगा, वरना यह मुल्क इसी हालत में रहेगा, यह ठीक नहीं हो सकता। आसिम मुनीर के करीबी साथी ने यह मान लिया या आसिम मुनीर ने यह मान लिया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, यह निजाम अब नहीं चल सकता। नंबर 2, नौजवानों के हवाले से उन्होंने कहा जी लालच दे के, कोई लैपटॉप बांट के, कोई पैसा वैसा दे के आप नौजवानों को ना खरीद सकते हैं ना उन्हें खुश कर सकते हैं। तो आप नौजवानों को नौजवान कहें या काकरोच कहें, कुछ भी कहें, ये काकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट पलट कर देगा। ये जनाब मोहसिन नकवी ने कहा। नौजवानों का खौफ भी पता चल गया कि एस्टेब्लिशमेंट नौजवानों से खौफजदा है। नंबर 3, मईशत की तबाही की उन्होंने दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा जी हम बजट जो है वो नेगेटिव में बनाते आ रहे हैं, हम सिर्फ कर्जों पे गुजारा कर रहे हैं, हम सब जानते हैं मगर सूरत-ए-हाल को ठीक नहीं कर पा रहे और कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता चला जा रहा। तो माशी तबाही की भी कहानी अपने मुंह से खुद से मोहसिन नकवी ने तस्लीम कर ली। नंबर 4, उन्होंने कहा जी अब ये इसका हल क्या है, सारी की सारी सियासी जमातें, और फिर जोर देकर उन्होंने कहा दोबारा कि सारी की सारी सियासी जमातें ये एक कमरे में मिलकर बैठे और सूबों के मसाइल से लेकर जो एक एक मसला है उन तमाम इश्यूज को तय करें। जब तक सियासी लोग नहीं बैठेंगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मसला हल नहीं होगा। यानी आसिम मुनीर का नुमाइंदा अब यह कह रहा है कि जनाब साढ़े ते ना रहना, एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर सकती, जो करना है सियासतदानों ने करना है। बेड़ा गर्क भी सियासतदानों ने किया, ये डिलीवर भी नहीं कर पाए और यही सारा कुछ ठीक कर सकते हैं, हम ठीक नहीं कर सकते, हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने एक और पॉइंट जो बोला वो ये कहा कि ये जो कुछ भी अभी किया जा रहा है, जो शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर मिलकर कर रहे हैं, ये फायर फाइटिंग है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई गवर्नेंस के मामलात नहीं है, इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, इसका कोई 12 घंटे छोड़ के 14 घंटे छोड़ के 18 घंटे भी काम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक और नुक्ता उन्होंने यह बयान किया कि यह वाला निजाम जो इस वक्त चल रहा है ये अगले 10 साल तक डिलीवर नहीं कर पाएगा। यह बात मैं आपको कितने सालों से कह रहा हूं, जब से इलेक्शन हुआ मैं तब से कह रहा हूं कि यह सिस्टम नहीं चलना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये एस्टेब्लिशमेंट मिलकर इस मुल्क को या इस निजाम को चला पाए, इनसे चलना ही नहीं है, ये उल्टे लमक जाए, कुछ भी कर ले, इनसे नहीं चलेगा। आज मोहसिन नकवी ने एतराफे जुर्म कर लिया, उसने कहा जी 10 साल भी ये निजाम काम नहीं कर सकता जब तक कि सारे लोग मिलकर नहीं बैठेंगे।
और कई मरतबा मैंने आपको कहा कि सारे चोर डाकू इकट्ठे भी हो जाए ना और पाकिस्तान की फौज को सिर्फ उसके हलफ के ऊपर रोक दें कि आप बैरकों में वापस जाएं और अपने हलफ की पासदारी करें, मुल्क को हम संभाल लेंगे तो मुल्क बच जाएगा। आज यही बात आसिम मुनीर का नुमाइंदा भी कर रहा है। आगे ना उसी बात पे आगे चले। एक और उन्होंने जो इसमें स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल 10 बार कह चुके हैं कि जमहूरियत डीरेल नहीं होगी, 5 साल पूरे करेगी हुकूमत। जमहूरियत तो डीरेल हो गई जिस दिन आपने पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी कर लिया आसिम मुनीर साहब। जमहूरियत तो उस दिन डीरेल हो गई जब आपने सारे के सारे कवानीन ही तब्दील कर दिया, इनका हुलिया बिगाड़ दिया। जमहूरियत तो उस दिन डीरेल होगी जब आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया, उसका झंडा उठाने पर पाबंदी लगा दी। जमहूरियत तो उस दिन डीरेल होगी जब आपने एक पॉलिटिकल लीडर की आवाज सुनवाने पर, उसकी शक्ल दिखाने पर आपने पाबंदी लगा दी। जमहूरियत तो उस दिन डीरेल होगी जब आपने जबरदस्ती इंसानों को जबरी तौर पर लापता किया और जब वो वापस आए तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जिसके साथ जमहूरी वाबस्तगी थी वो उसको छोड़ चुके थे। तो जमहूरियत को डीरेल करने की हर कोशिश करने के बाद आसिम मुनीर का नुमाइंदा कहता है कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वो कैसे करेगी वो भी देखते हैं। एक और बात उन्होंने आसिम मुनीर का नाम लिए बगैर कही। उन्होंने कहा कि जो बात कही पहले मैं आपको एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ के सुनाता हूं। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, मेरी जाती राय में पीटीआई को भी इस निजाम को बेहतर बनाने में इकट्ठा होना चाहिए। इमरान खान का फैसला अदालतें करेगी, यह हुकूमत अपनी मुद्दत हर मुमकिन पूरी करेगी। मैं सदारती निजाम की बात भी नहीं कर रहा, यह मोहसिन नकवी ने सहाफियों से बातचीत में कहा। तो देखिए, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी भी करेगी और यह निजाम 10 साल तक डिलीवर भी नहीं कर पाएगा और निजाम कोलैप्स भी हो गया है। सारे इकट्ठे होकर बैठो और पीटीआई को भी इकट्ठा करो और इमरान खान का फैसला अदालतें करेंगी। समझ आ रही है आपको? एक और स्टेटमेंट देखें। आसिम मुनीर का नाम लिए बगैर मोहसिन नकवी ने कहा कि एक बंदा सब कुछ लाकर प्लेट में रख रहा है, कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि इसी सिस्टम में हो और ठीक हो, अब सबका फर्ज है कि मिलकर रीसेट करें। यानी सादी सादी बात है, ये मार्शल लॉ की धमकी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि आसिम मुनीर रेड लाइन क्रॉस करके मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहता। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में सिस्टम डीरेल हो, लिहाजा यही सिस्टम काम करे और इसी के अंदर मामला ठीक हो जाए। ये आसिम मुनीर की ख्वाहिश है, ये मोहसिन नकवी ने कहा। बात सादी सादी तो ये है ना, और रेड लाइन क्रॉस नहीं कर रहे। तो वो जो रेड लाइन है वो तो क्रॉस हो चुकी है। जो मोहसिन नकवी कहता है कि एक बंदा रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता, वो रेड लाइन तो क्रॉस कर चुका है। आइन की शक्ल बिगाड़ दी, रेड लाइन क्रॉस हो गई। अदलिया और पार्लिमान को यरगमाल बनाकर एक्सटेंशन भी ले लिया और इस्तिस्ना भी ले लिया, रेड लाइन तो क्रॉस हो गई। पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया, रेड लाइन क्रॉस हो गई। इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी। यानी कोई एक पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लाए हो ना, या स्टेबिलिटी लाए हो, कोई एक चीज कुछ भी आप लेकर नहीं आए। यानी सवाए डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल बनने के कोई और चीज या क्रेडिबिलिटी या सरमायाकारी वो पाकिस्तान में तो नहीं आई। पहले कहा जनाब के सैकड़ों अरब हम पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, वो भी नहीं आए। फिर कहा जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी 1000 अरब रुपया लेकर आ रहे हैं, वो भी नहीं आए। फिर कहा जी मादनियात हमारे लिए गेम चेंजर साबित होने जा रही हैं, वो भी नहीं हुआ। फिर कहा जी हमारे तेल और गैस के नए ज़खायर निकल आए, वो भी नहीं मिले। फिर कहा जी असलहे और जहाजों के सौदे हो रहे हैं, पूरी दुनिया से ऑर्डर आ रहे हैं, लाइनें बंद गई हैं, पता चला वो भी नहीं हुआ। फिर कहा जी क्रिप्टो से हम बहुत सारा पैसा बना के पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर अमरीकी सरमायाकार आ गए, उसके बाद जनाब अरबी सरमायाकार पहुंच गए। फिर उसके बाद कहा जी ये ब्रेन गेन हो रहा है, जो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, हम ये कह रहे थे ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। डॉक्टर जा रहे हैं, इंजीनियर्स जा रहे हैं, अकाउंटेंट्स जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से जो माहिरीन है मुख्तलिफ शोबों के, वो पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? तो हमें कहा गया ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है, ये भी कहा गया। फिर जनाब कहा गया दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, इससे मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। और अब जनाब ये कह दिया गया कि आखिरी हल ये है कि नए सूबे बना दिए जाएं, कि जनाब 20 सूबे और बना दो, ये कहा गया। तो 20 सूबे बनाने से क्या होगा? 20 सूबे बना लें, अब 30 सूबे बना लें, क्या इससे फौजी मुदाखलत खत्म हो जाएगी सियासत के अंदर? 20 या 30 सूबे बनाकर अपने ज्यादा सियासी लोगों को आप ऑब्लाइज तो कर सकते हैं, ज्यादा सियासी लोगों को और ज्यादा सियासी कंट्रोल तो आप हासिल कर सकते हैं। छोटे छोटे यूनिट होंगे ना, तो वो छोटे छोटे बंदे कंट्रोल कर लिया करेंगे, एक कर्नल की, एक कैप्टन की, एक मेजर की मार हुआ करेंगे। आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लेंगे 20-30 सूबे बना के, लेकिन क्या इससे फौजी मुदाखलत खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। 20-30 सूबे बनाकर के आप अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात दे देंगे। जब तक आप अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं देंगे, ये फैसला भी अवामी नुमाइंदों ने करना है और मुंतखब नुमाइंदों ने करना है कि सूबे कितने होंगे और किस तरह होंगे। ये कोई सरकारी ऑफिसर बैठ के बंद कमरे में ये फैसला नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में कितने सूबे होने चाहिए।
अब आ जाए इस बात पे कि क्या ये वाकई हो रहा है कि सेम